कहेंगे, सेकेंडरी लेवल आ गया है। ठीक है, तो जैसे होता है ना, बच्चा भी प्राइमरी से लेकर सेकेंडरी में आ जाता है तो बड़ा माना जाता है और मैच्योर माना जाता है, भाई तुम अब बड़े हो गए हो। स्पिरिचुअलिटी के प्रोसेस में भी लेवल्स है। फर्स्ट इज जूनियर केजी लेवल। वो कौन सा लेवल होता है, डिस्क्लोज करे आपको? जूनियर केजी का लेवल को पता है? मैं चाहूंगी कि आज सभी अपने वीडियोस ऑन कर सके, बिकॉज इट वुड बी वेरी इंटरेक्टिव सेशन। बिकॉज ये सिर्फ सुनना नहीं है, आज साथ साथ में हमको इंटरेक्शन भी करनी है। तो रिक्वेस्ट है सभी ऑन करें। तो पहला था हमारा जूनियर केजी लेवल। क्या होता है जब हम वर्कशॉप्स में आते हैं, मेनी ऑफ देम मस्ट बी कमिंग टू वर्कशॉप्स, या हम सेशन सुनते हैं, शिवानी बहन के सुनते हैं, तो जस्ट टू ओपन यू टू दिस स्पिरिचुअल वर्ल्ड स्टडी, दिस स्पिरिचुअल स्टडी, तो वो सेशंस वर्कशॉप्स हम सुनते हैं। तो दैट इज द जूनियर केजी लेवल। ठीक है, देन वी डू द कोर्स विच इज द फाउंडेशन लेवल। तो कोर्स करते हैं तो देन यू ग्रो, यू आर ग्रोइंग। और उसके बाद नेक्स्ट लेवल आता है एडवांस लेवल। अब कोर्स के बाद तुम और स्पिरिचुअलिटी की एडवांस्ड वर्जन्स के लिए एलिजिबल हो गए। दिस इज कॉल्ड द एडवांस्ड लेवल। एंड देन द थर्ड लेवल इज, उसके बाद का लेवल भी सुना दो, बोले तो सुनाती हूँ कि जब ये हो जाए उसके बाद सुनो। बताइए। किसी ने हाँ नहीं बोला, फिर नहीं सुना देता। ठीक, बताइए। सुपर एडवांस लेवल, थर्ड लेवल। कहाँ तक जाना है फिर? सेकेंड लेवल जूनियर केजी पास हो गया, फाउंडेशन लेवल पास हो गया, अब एडवांस लेवल है विच गोज ऑन फॉर 15 डेज, फिर सुपर एडवांस लेवल। तो अभी हम बहुत बड़ी डिग्री की बातें नहीं करें, नहीं तो बच्चे को दिखा देते तो डर जाता है। बट it's a very good pleasure, I should say, that all of us are progressing and you are very much open to many other themes and other aspects of spirituality. So अब ये deeper aspects of spirituality हम इस level में समझेंगे। What exactly is this advanced level? क्या होता है? Now the first मुरली हमने एक बार सुनी थी about the thoughts, कि थॉट्स क्या करना चाहिए, थॉट्स कैसे क्यों हो, कैसे होते हैं, कितने टाइप्स ऑफ थॉट्स होते हैं, और क्या कितने वेज थॉट्स होते हैं, क्या रिसर्च स्टडीज़ है, और हमारे थॉट्स के कंटेंट पास्ट रिलेटेड है। ऑल दोज थिंग्स वी हैड अंडरस्टूड राइट इन सो मेनी सेशंस अंटिल नाउ। एंड प्लस मेडिटेशन का रिजल्ट्स क्या है, डॉक्टर मोहित गुप्ता was kind enough to share with us all his practical experiences also and his research studies on meditation. So these all now we know, and we agree to the fact that yes, this is something, this is the area where we really need to change. So we all want to change, but now the question comes, how to change, what to change, and want to change. And third is, पहले ये दोनों एस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, what to change and want to change. अब अगर ये दोनों एस्पेक्ट क्लियर हो जाता है, then means your foundation level is in the foundation level, crossing the foundation level means ये दोनों एस्पेक्ट क्लियर हो जाता है। और उसके बाद अब आ जाता है हाउ टू चेंज, करना कैसे है। ये करना कैसे है ये अब हम एडवांस लेवल में समझने वाले हैं, कैसे करना है। और अब जो कैसे करना है, अब ये थॉट्स है, इसमें कोई उठा के ले तो नहीं सकते हैं, कोई सैंपल निकाल तो नहीं सकते जो लैब में जाके उसको निरीक्षण करे फिर उसको चेंज करे। द थॉट्स आर नॉट ऑफ दैट काइंड, so the still we want to change the thoughts. So now here we understand the reasoning why the thoughts are like that. So these are very advanced level of spirituality, and in every aspect
उसकी और गहराई हम समझते जाएंगे। तो अब हम सेकंड मुरली पर आ रहे हैं, जिसको हम कहेंगे स्पिरिचुअलिटी की एडवांस लेवल। तो पहली मुरली हमने सुनी थी, इफ यू रिकॉल, पहली मुरली था किसके ऊपर था, कौन बता सकता है? द फर्स्ट मुरली, द फर्स्ट मुरली, हु विल टेल अस? Which was of thoughts. Anyone would like to share? So it was about the thoughts and the types of thoughts. अब नेक्स्ट मुरली आता है, ये तो ठीक है, एग्री कर लिया, इट्स ऑडिबल राइट, सुनाई दे रहा है? जिनको नहीं सुनाई दे रहा है तो फिर प्लीज वो पोस्ट सपना बेन सॉल्व करेगी। तो अब नेक्स्ट लेवल आएगा, व्हाई I have the waste thoughts. If you recall, we had done 4 types of thoughts: positive, necessary, waste, toxic. These were the 4 types of thoughts, 5 types of thoughts, and negative. अब ये thoughts आते हैं, we all know, maybe many times you must have heard about these thoughts also. Now we'll come to the reason कि ये क्यों आ रहे हैं, आखिर भी ये वेस्ट ज्यादा क्यों आते हैं। तो आज हम सेकंड बाबा की मुरली सुनते हैं। ये मुरली है संपूर्ण, द हेडिंग ऑफ दिस टाइटल, दिस मुरली इज संपूर्ण स्टेज की परख, द अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ परफेक्ट स्टेज। और ये जो मुरली की डेट है, एवरी डे, एज आई टोल्ड यू यस्टरडे, दैट बाबा आते थे और ये मुरली चलाते थे। तो उस जो बाबा ने आकर मुरली चलाते थे, बोलते थे, वो रिकॉर्ड करते हैं और प्रिंट होती है। दिस इज कॉल्ड मुरली। सो दीज आर रिकॉर्डेड वर्जन्स, बट डायरेक्ट रिकॉर्डिंग है, देयर इज नथिंग आवर ओन एडिशन, नो एडिशन ऑफ आवर ओन। तो इसमें ये है 8672 की बाबा की मुरली। बाबा, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट, इट इज द सुप्रीम एनर्जी and taking the medium of Brahma Baba, and if it's after 69 then it is Gulzar Dali. So उनके मीडियम के थ्रू these मुरलीज बताई जाती है। अब 8 की मुरली में है, बाबा बोल रहे हैं, अपने को विघ्न विनाशक समझते हो। Now what is the difference between the medium, between the Murlis, Sakar Murlis and the Avyakt Murlis? 1969 के पहले की मुरली और 1969 के बाद की मुरली। अब जैसे बच्चा जब छोटा होता है, 7 years old child, the way that the father will talk to the child, and the same child now has grown up, he is 25-year old and is now equally handling father's business. Here the way the father will talk to the child, will there be a difference between the two? छोटे लेवल 7 साल का और 25 साल का, सेम चाइल्ड, बट द वे द फादर, एंड फादर इज मैच्योर्ड इन बोथ द वेज, जब वो 7 साल का था तब भी और जब 25 साल का हुआ तब भी। बट द डिफरेंस बिटवीन द कॉन्वर्सेशन इन बोथ द एस्पेक्ट्स, जब वो छोटा होता है तो फादर विल कम टू द लेवल ऑफ द चाइल्ड, उस तरीके से तोतली तोतली भाषा में बात करेगा। और जब वही बड़ा हो जाता है, अब वो हायर लेवल की बात करता है। कौन सी? ये कंसाइनमेंट क्या हुआ, इसका क्या हुआ, मतलब बड़े बड़े लेवल की बातें। सिमिलरली तो इसी तरह साकार मुरली 1969 के पहले जो मुरली चलाई, दैट इज साकार मुरली। तो बाबा, हम जैसे हम छोटे हैं स्पिरिचुअलिटी में, तो वो एकदम सिंपल बेसिक बातें कवर करते हैं। और 69 के बाद जो मुरली चलाई, मीडियम गुलजार दादी, वो जो मीडियम था वो है एडवांस, मतलब वो 72 अव्यक्त मुरली 69 के बाद। तो इस तरह ये 2 मुरलीज है। तो आज हम आपको 72 मतलब 69 के बाद की मुरली बता रहे हैं, विच इज कॉल्ड द अव्यक्त मुरली।
उसमें कंप्लीटली, नाउ कमिंग टू द टॉपिक, अब उसमें बाबा ने बताया कि व्हाट इज कॉल्ड परफेक्ट स्टेज। परफेक्ट स्टेज की अंडरस्टैंडिंग क्या है? ओके, इफ आई आस्क यू, व्हेन कैन यू से परफेक्ट स्टेज? अपने को, मैं बाद में, आप सोच के रखो, अभी वो क्वेश्चन आएगा। अपने को विघ्न विनाशक समझते हो? डू यू थिंक योरसेल्फ टू बी द डिस्ट्रॉयर ऑफ ऑब्स्टेकल्स? कोई भी ऑब्स्टेकल्स आती है, एम आई एबल टू डिस्ट्रॉय इट और द ऑब्स्टेकल स्टॉप मी? कोई भी प्रकार का विघ्न सामने आए तो सामना करने की शक्ति अपने में अनुभव करते हो? डू आई सकम और बी अफेक्टेड बाय द ऑब्स्टेकल्स, और या मुझे सामना करने के, आई एम एबल टू फेस वेरी इजीली? क्या हो सकता है? जैसे राही कब रुकता नहीं है, ऐसे अपने को रात के राही समझ चलते रहते हो। संपूर्ण स्थिति, परफेक्ट स्टेज का मुख्य गुण कौन सा दिखाई देता है, जिससे समझ सको कि मैं परफेक्ट स्टेज के समीप हूं? व्हेन कैन वी से इट्स अ परफेक्ट स्टेज? फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर हम देखें, हम कब कहेंगे परफेक्ट फिगर है, फिगर बड़ा परफेक्ट है, ये हम कब कह सकते हैं? हाँ जी, कौन बता सकता है फिगर परफेक्ट है? दीदी जब मैं बताऊं? नहीं नहीं, आप नहीं, दूसरों को बताना। परफेक्ट फिगर, परफेक्ट फिगर परफेक्ट है, परफेक्ट फूड है, किसे कहेंगे? एनीवन रेज द हैंड्स इफ एनीवन वुड लाइक टू अंडरस्टैंड, वुड लाइक टू शेयर। कोई भी चीज परफेक्ट मतलब न पतला न मोटा। जैसे हम कहेंगे खाना भी परफेक्ट मतलब न ज्यादा न ज्यादा खट्टा न ज्यादा मीठा, जैसा होना चाहिए वैसे है। तो परफेक्ट फिगर, परफेक्ट फूड, परफेक्ट स्टेज मतलब परफेक्ट माइंड, किसे कहेंगे फिर? जो चीज बैलेंस में हो, प्रोपोर्शनेट। एग्जैक्टली, मतलब जितनी बैलेंस स्टेज होगी उतनी परफेक्ट होगी। तो बाबा बता रहे हैं कि संपूर्ण स्टेज जब आत्मा की बन जाती है, तब तो इसको प्रैक्टिकल कर्म में क्या गायन है? जब आत्मा की परफेक्ट स्टेज मतलब माइंड एकदम परफेक्ट है, तो वो कैसे कहा जाएगा? समानता का, इक्वी एनिमिटी स्टेज, अर्थात निंदा स्तुति, जय पराजय, सुख दुख सभी में समानता रहे, इसको कहा जाता है परफेक्शन, परफेक्ट स्टेज। निंदा स्तुति जय पराजय सब में परफेक्ट। इन अदर वर्ड्स, जैसे ही क्या होता है, जब कोई मुझे एलिगेशंस करता है, मैंने मिस्टेक नहीं की या जो मिस्टेक की भी तो थोड़ी थी, जैसे ही कोई मेरी निंदा करता है, इमीडिएटली किस तरह की फीलिंग आ जाती है? एक रिएक्टिव मोड होता है। निंदा मतलब रिएक्टिव मोड, राइट? तो परफेक्शन का मतलब है, अर्थात जहां नो इफेक्ट, परफेक्ट, नो इफेक्ट, इसको कहेंगे परफेक्ट। तो फर्स्ट आया कि निंदा स्तुति मान अपमान, विच इज कॉल्ड इक्वी एनिमिटी स्टेज, सुख दुख सब में समानता रहे।
निंदा सुनते हुए भी ऐसे अनुभव हो कि ये निंदा नहीं है। परफेक्ट स्टेज को स्ट्रॉन्ग करने के लिए महिमा योग्य शब्द है। मेरी परफेक्ट स्टेज को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये वर्ड बोले। और वैसे भी आप देखो, जब भी हम कोई बोलता है, निंदा करता है, और अगर हम रिएक्ट करते हैं, कैन वी से ही इज अ वीक सोल, बिकॉज उसने एलिगेशंस की और मुझे बिल्कुल रॉन्ग लगा और आई रिएक्टेड। रिएक्टिव मतलब ही वीकनेस। रिएक्ट, जैसा उसने किया वैसा का मैं वापस मैं एक्ट करती हूँ, रिएक्ट। इसलिए उसको, तो इसका मतलब वो वीक था, मैंने भी रिएक्ट किया, वीक हो गई। तो इक्वी एनिमिटी स्टेज, तो ऐसे समझो कि ये स्ट्रॉन्ग करने के लिए महिमा योग्य शब्द है। मुझे एलिगेशंस कर रहा है, लेकिन ये मुझे स्ट्रॉन्ग बना रहा है। आपको अगर याद है, एक स्टोरी बताते हैं, और उस स्टोरी में होता क्या है कि एक दो तरह के ये बीज होते हैं। तो एक बीज देते हैं उसको, दो बच्चों को, मतलब दो गुरु को देखना था कि कौन ये गद्दी पर अच्छे से बैठेगा। तो उसने बोला कि मुझे 1 साल के बाद बीज ऐसे के ऐसे लेकर आना। तो एक तो लेकर जाता है, उसको बहुत संभाल के रखता है, उसकी बहुत केयर करता है। जैसे मतलब ग्रो तो करता है उसको, लेकिन जैसे ना एकदम कहीं ना धूप नहीं, ये नहीं, बड़ा जैसे ना इंडोर करो, और बिल्कुल उसको ये कर ध्यान रखता है। और दूसरा जो है, वो बीज को बोता है और एकदम ओपन में, और उसको एकदम जैसे उसमें धूप भी आ रही है तो ये भी आ रहा है, इस तरह से ये करते हैं। मतलब उसमें सनलाइट भी आ रहा है तो धूप भी आ रहा है, तो हवा भी आ रही है तो स्टॉर्म भी आ रहा है, और ऐसे करके वो प्लांट ग्रो होता है। 1 साल के बाद फिर वो जब उन दोनों में फ्रूट आके बीज आता है, तो वो वापस वो जब वो फ्रूट खोलते हैं, वो फ्रूट फिर वो मंगाता है गुरु, और वो फ्रूट देखते हैं दोनों का। तो एक का जो बीज था वो फ्रूट में एकदम जैसे खोखला, और दूसरे का जो था एकदम भरा हुआ, इसमें हवा, सनलाइट आदि सब हो रही थी। तो बोला क्यों, क्या बात है? तो उसको पूछा, तो उसने बताया कि मैंने उसको बहुत एकदम जैसे ना अटेंटिव होके बहुत प्यार से उसको सींचा किया। और उसने कहा कि मैंने उसको छोड़ा एकदम, तो वो धूप भी आ रही थी, स्टॉर्म भी आ रही थी, लेकिन सब, इसलिए वो जो उसके जो बीज निकले थे भरे भरे, और ये एकदम खोखले बीज, खाली बीज। जितने हम एक्सपोज्ड होते हैं नेगेटिविटी से, उतने हम स्ट्रांगली निकल के आते हैं। और जितना हम अपने आप को जैसे रिएक्टिव नेचर, या जैसे इवन बच्चों को भी कभी कभी क्या होता है, हम टू मच प्रोटेक्टिव वे से अपने माइंड को भी हम टू मच प्रोटेक्टिव वे से हैंडल करते हैं। नहीं, इसके ना इधर मत रखो, इधर मत रखो। बच्चे को ना कोई सारा समय गोद में ही रखता है बच्चे को, तो वो ग्रो नहीं होता है। और जो उसको एकदम नीचे रख देता है, वो खेलता है, खिलता है, सीखता है। तो सिमिलरली, व्हेन देर आर नेगेटिव, any negative reactions make me stronger। और अगर हम टू मच प्रोटेक्टिव वे से अपने आप को चलाते हैं, we cannot withstand the pressures of life। क्यों बहुत जल्दी इरिटेट हो जाते हैं, क्यों बहुत जल्दी डिप्रेस हो जाते हैं, कुछ कोई बोलता है मुझे असर हो जाता है, क्यों? क्योंकि हम लोग टू मच प्रोटेक्टिव वे से जी रहे हैं। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं
कि निंदा सुनते भी ऐसे अनुभवों की निंदा नहीं है, संपूर्ण स्थिति को परिपक्व करने के लिए महिमा योग्य शब्द है। ऐसी समानता रहे, इसको ही समीपता की स्टेज कहेंगे। परमात्मा के समीपता की स्टेज, बाबा के समीपता की स्टेज। तो जरा भी अंतर ना आवे, ना दृष्टि में ना वृत्ति में। यह दुश्मन है वह गाली देने वाला है, यह महिमा करने वाला है, यह वृत्ति न रहे। यह दुश्मन है। अब क्या होता है जब हम अफेक्टेड हो जाते हैं, तो जहां अफेक्टेड हो जाते हैं वहां एक रस नहीं रह सकते। तो इक्वी एनिमिटी स्टेज मतलब अनइन्फ्लुएंस्ड एंड देयरफॉर एक रस। तो जहां भी अफेक्टेड हो जाते हैं तो उसका ड्रॉबैक है, I will avoid that person. It means I'm affected by that allegations or by the wrong things said to him, said to me. And praise matlab if I'm affected by praise, I will have special soft corner for that soul. ये तो बहुत अच्छी महिमा करता है, तुम ना बहुत अच्छा बोलते हो, तुम बहुत ये करते हो, मुझे आपके लिए बहुत स्पेशल कॉर्नर है. दिस इज कॉल्ड बीइंग इन्फ्लुएंस्ड. तो नो डिफरेंस, जरा भी डिफरेंस ना आए, ना वृत्ति में ना दृष्टि में, नो इन एटीट्यूड और इन विजन. इसको कहा जाता है समानता. समानता मीन्स बैलेंस स्टेज. तो आई हैव नाइदर ऊपर नॉर नीचे. देखो हम नीचे इसलिए जाते हैं क्योंकि ऊपर गए थे. सो आई डोंट हैव टू एक्चुअली चेक माई सेल्फ कि जब कोई गाली दे रहा है, आई हैव टू चेक माई सेल्फ व्हेन समवन इज प्रेजिंग मी. उस समय तो आई डोंट गो अप. इंटरनली मुझे बड़ा अच्छा तो नहीं लग रहा है. दैट इज द प्लेस, that is the time when I have to check myself. And when if there is a little bit also ये फीलिंग है कि मुझे बहुत अच्छा लगता है when you praise me, इसका मतलब इट्स क्वाइट श्योर कि जब आप कुछ ऐसे बोलोगे मैं डाउन जाऊंगी ही जाऊंगी. तो therefore बैलेंस स्टेज. तो अगर ब्लिसफुल बाप की ब्लिस लेनी है तो इसके लिए एक ही साधन है, सदैव दोनों बातों का बैलेंस्ड रहे. Being completely balanced is called blissful stage. So blissful balanced stage. So balanced, blissful and blessing. तो जितना blissful होगा उतना blessed, blessings वाली stage होगी. अर्थात I can take blessings and I can give blessings. क्योंकि मैं ऊपर गई नहीं. So therefore I am balanced, therefore I am blissful and therefore I am blessed. तो बैलेंस ठीक रखना नहीं आता है. जैसे वह नट होते हैं ना, अब सर्कस में जो नट होते हैं उनकी विशेषता क्या होती है? चलते तो हम सभी है, बट वी गो ऑल द वे टू द सर्कस टू सी. हम क्या देखते हैं कि वो बैलेंस पर, वो रस्सियों पर बैलेंस बना के कैसे चलती है. चल रहे हैं लेकिन वो बैलेंस बना के कैसे चलती है. तो खेल देखा है ना नट का, उनकी बात साधारण होती है लेकिन कमाल बैलेंस की होती है. यहाँ भी कमाल बैलेंस ठीक रखने का है. बैलेंस ठीक नहीं रखते हो, महिमा सुनते हो तो नशा चढ़ जाता है और ग्लानि से घृणा आ जाती है. तो वास्तव में ना महिमा का नशा और न ग्लानि से घृणा. So neither I have to be very much, न उससे महिमा का नशा होना पड़ेगा और न मुझे, क्योंकि मुझे नाउ सपोज आपने प्रेस किया, 4 लोगों ने मेरे लिए मुझे प्रेस किया. When I spoke anything, if you really say,
जो भी वो चारों लोग हैं वो इक्वली प्रेस करते हैं या डिफरेंट वे है उनका प्रेस करने का? चारों का अलग अलग होगा, सेम होगा? क्वांटम मेजरमेंट स्टाइल डिफरेंट होगा, क्वांटम ऑफ प्रेस डिफरेंट होगा, यस और नो? डिफरेंट होगा, राइट? I was one, the way I said was one, but why difference in the way they have praised me? Because it is based on what they feel about me. उनकी एटीट्यूड के बेसिस पे वो प्रेज है, मैं कर रही हूँ उसकी उससे कनेक्टेड इतना नहीं है। इट इज तो कोई बहुत करेगा, कोई नहीं करेगा, कोई कम करेगा। सिमिलरली एलिगेशंस है, हाँ ऑफ कोर्स आई अंडरस्टैंड इट, आई टेक देयर व्यूज, लेकिन फिर नॉट बीइंग अफेक्टेड। अगर मुझे कुछ चेंज करना है ऑफ कोर्स आई विल चेंज इट। तो न महिमा का नशा न ग्लानि से घृणा। इसी तरह कोई ग्लानि भी कर रहा है, इट इज देयर हिज ओपिनियन अबाउट मी, wherever I need to change I'll change, okay? अगर उसने मैंने 25% गलती की, गलत था, उसने मुझे 75% बताया, तो इट्स नॉट दैट आई डोंट टेक एनी हीड टू व्हाट ही सेज। मेरी क्या थी 25%, so I ignored the 50%, okay, that's your opinion, mine is 25% that I'll correct. This is called balanced state. तो न ऊपर और न नीचे, बैलेंस ठीक रखने ही नहीं आता। अब जब ये न महिमा का नशा न ग्लानि से घृणा आनी चाहिए, दोनों में बैलेंस ठीक रहे, फिर स्वयं ही साक्षी हो, अपने आप को देखो तो कमाल अनुभव होगी। व्हेन यू आर अनअफेक्टेड यू विल फील दैट मैजिक विद इन यू। दिस इज द मैजिकल फीलिंग, क्योंकि मुझे नहीं असर हुआ, तो अपने आप से संतुष्टता का अनुभव होगा और भी आपके इस कर्म से संतुष्ट होंगे। That is called, this is the satisfaction you will feel. और दूसरा भी संतुष्ट होगा, सेटिस्फाइड होगा। इसलिए जो ऊपर जाता है या जो नीचे जाता है वो ऑलवेज डिससेटिस्फाइड रहेगा। ऊपर जाने वाला भी डिससेटिस्फाइड कैसे रहेगा? क्योंकि अगर जैसे एक कोई प्रेस करता है तो ठीक है, 4 लोगों ने की, मैंने बहुत अच्छा ड्रेस पहना, 4 लोगों ने तो बहुत अच्छे से प्रेस किया, 3 लोगों ने नहीं किया, डिससेटिस्फेक्शन होना चाहिए। 4 ने तो किया ना, 3 ने नहीं किया, इट्स ओके, क्या फर्क पड़ता है? बहुत बड़ा डिससेटिस्फेक्शन होगा। इसलिए वो डिससेटिस्फाइड है, क्योंकि ऊपर नीचे जाने की आदत है उसकी। इसलिए बाबा ने कहा कि ये है, जितनी अनएफेक्टेड होंगे उतना सेटिस्फाइड होगा। दिस इज, यू विल फील योरसेल्फ अ विक्टोरियस सोल। मुझे देखो कुछ नहीं फर्क पड़ा। इन द सेंस वी आर नॉट केयरलेस, वी आर नॉट सेंसलेस, बट जितना चाहिए उतना ही। ऐसा आई टोल्ड 25% गलती है, मैंने 25% को एक्सेप्ट करके चेंज करेंगे। इट्स नॉट क्या डिस्काउंट की कुछ भी नहीं, आप बोलते रहो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट इन दैट सेंस। तो इसी पुरुषार्थ की कमी के कारण जो ब्लिसफुल लाइफ होनी चाहिए वह नहीं है। तो अब क्या करना पड़े? बैलेंस ठीक रखो। कई ऐसे दो बातें हैं, न्यारा और प्यारा, महिमा और ग्लानि, तुम्हारा प्रवृत्ति मार्ग है ना। बाबा हमको हाउस होल्ड लाइफ सिखाते हैं। इन ब्रह्मा कुमारीज वी प्रमोट हाउस फैमिली लाइफ। व्हाट इज कॉल्ड फैमिली लाइफ? स्टेइंग इन टीम, दिस इज फैमिली लाइफ। वैसे भी इट्स अ टीम ऑफ 4, जैसे घर भी क्या होता है, फैमिली मतलब क्या, टीम, एंड ऑल के सबके संस्कार अलग अलग होते हैं, इसको कहेंगे फैमिली, टीम। हम बहनें भी सेंटर पे रहते हैं, कहीं 4 है, कहीं 6 है, कहीं 2 है, कहीं 10 है।
अगर इफ यू बीन टू ORC 150 की टीम है, मधुबन माउंट आबू जाओ 1000 की टीम है. तो वी आर स्टेइंग इन टीम, इट्स अ फैमिली. और एक्चुअली एफर्ट और पावर सारा एक्सरसाइज करेंगे टीम में. आप अकेले बैठ जाओ, आपको क्या प्रॉब्लम है? हाउ वुड यू एक्सरसाइज योर पावर? एडजस्ट करने की पावर अगर मुझे यूज करना है वो तब होगा जब मैं फैमिली में हूँ. तो आज इज अ हाउस होल्डर लाइफ. अब आपकी तो 4 या 5 होगा, हमारे यहाँ 10, 15, 20 इतने भाई बहने रहते हैं डेडिकेटेड. तो बाबा कहते हैं तुम्हारा प्रवृत्ति मार्ग है. लौकिक प्रवृत्ति में भी अगर एक ठीक चलता है, दूसरा ढीला होता है, तो बैलेंस ठीक नहीं होता है, तो खिटखिट होती है. जैसे घर में भी हस्बैंड वाइफ है, एक ठीक चलता है एक नहीं चलता है, तो हमेशा खिटखिट होती है. एक पांव से चलने वाले को क्या कहा जाता है? एक पांव से चलने वाले को क्या कहा जाता है? लंगड़ा. वो तेज दौड़ लगा सकेगा, हाई जंप दे सकेगा. तो पुरुषार्थ में भी इमोशनली भी अगर मेरा एक साइड बहुत ज्यादा है और दूसरा साइड नहीं है, एक इमोशंस बहुत है, तो समझना चाहिए कि हाई जंप नहीं दे सकेंगे, दौड़ नहीं सकेंगे. तो जब हाई जंप नहीं दे सकेंगे, दौड़ नहीं सकेंगे, तो क्या होगा? ये कमी आ जाती. therefore we cannot move forward in life, क्योंकि एक तरफ टिल्टेड है, एक ही आइदर. अब कई ऐसे दो दो बातें हैं बाबा ने कहा. जैसे नेक्स्ट आती है लवफुल एंड लॉफुल. जैसे लव एंड लॉ, दुनिया में क्या आता है कि लव अलग है, बीइंग लवफुल आल्सो एंड बीइंग लॉफुल आल्सो, दोनों का बैलेंस. अगर लवफुल नॉट अटैचमेंट, लॉफुल नॉट एंगर. कि जहाँ अटैचमेंट होगा वहां एंगर आएगा ही आएगा. बट ये इमोशंस की बैलेंसिंग जहाँ लवफुल होगा. लवफुल मीन्स it's like suppose you are the principal of the college, your child comes late. अगर attachment है, what would be the response, the way I'll respond to that person, to that child? somewhere थोड़ा लॉ को डाइल्यूट कर देंगे, ओके कोई बात नहीं. तो जहाँ अटैचमेंट होगा, यू कैनॉट बी लॉफुल, यू कैनॉट बी डिसिप्लिन, यू कैनॉट बी अथॉरिटेटिव. और लवफुल ईयर मीन्स अगर वो लेट आया है, मुझे उससे प्यार है, मतलब उसकी पर्सनालिटी से मुझे प्यार है, तो आई वॉन्ट टू मेक हिज पर्सनैलिटी. आई विल नॉट टेक इट लाइटली कि ठीक है कोई बात नहीं. तो अटैचमेंट मतलब टेकिंग लाइटली और टेकिंग वेरी हैवीली. लवफुल मतलब you would do whatever is good for that child, उसके लिए जो अच्छा है. तो लवफुल एंड लॉफुल मतलब डिसिप्लिन, एक ये बैलेंस है. तो ये कमी आ जाती है जो स्वयं भी वर्णन करते हो. स्नेह के समय शक्ति, इवन नॉट कि मैं अभी अभी लवफुल था और अभी अभी लॉफुल है, नॉट इवन कि अभी अभी मुझे बहुत प्यार था अभी आपसे, और उस समय जब मेरा प्यार था तब मैंने लॉफुल नहीं यूज किया, और जब मैं लॉफुल थी तब मुझे अभी वो लव का एलिमेंट नहीं है मेरे अंदर. बट दोनों इमोशंस इंटैक्ट हो इन एवरी सिचुएशन. जब लव तो बैलेंस ठीक नहीं रखी ना, स्नेह के समय शक्ति मर्ज हो जाती है और शक्ति के समय स्नेह मर्ज हो जाता है. व्हेन आई एम लवफुल तो लॉफुल नहीं हो सकती. दीदी ये क्लियर नहीं हो रहा है. 1 मिनट. हाँ जी, क्लियर नहीं हो रहा लॉफुल एंड लॉफुल. वो कर रहे हैं ना. जब मैं लवफुल हूँ, लवफुल मतलब I have soft corner for you, I have good wishes for you,
आई एम वेरी अंडरस्टैंडिंग. लव का इंग्रेडिएंट्स है केयर, कंसर्न, रिस्पेक्ट, ट्रस्ट. These are the ingredients of love. Care, concern, respect, trust. So I have that, but at the same time I am lawful also. It's like घोड़े की लगाम छोड़ा और घोड़े फिर लगाम को पकड़ा. तो प्यार भी है, केयर भी है, कंसर्न भी है, लेकिन ये नहीं कि आई विल जस्ट बी आउट ऑफ द डिसिप्लिन. नहीं, जो डिसिप्लिन है उसके अंतर्गत प्यार है, उसके अंतर्गत रिस्पेक्ट है. जैसे मैंने ये इसमें वो बच्चे का एग्जाम्पल था कि मुझे प्यार है, लेकिन कब वो टाइम पे आए, चाहे वो मेरा बच्चा हो, टाइम पे आओ. आई कैन नॉट बी वेरी नो, इसको कहेंगे इमोशनल. यू डोंट टेक इट so lightly. I mean, you take it very lightly. You don't take it seriously. तो केयर, कंसर्न भी है और डिसिप्लिन भी. और प्यार है मतलब उस सोल से प्यार है. तो प्यार है तो रिस्पेक्ट पूरा है, ट्रस्ट भी पूरा है, पर नॉट एट द कॉस्ट ऑफ डिसिप्लिन. आई विल अंडरस्टैंड कि वो लेट क्यों हुआ. नाउ द बच्चा है, वो लेट क्यों हुआ, क्या कारण है, ये मैं समझूंगी उसका. और अगर वो बहुत जेन्यून है तो ठीक है, फिर लेट हुआ कोई बात नहीं. लेकिन क्योंकि ठीक है लेट उठे हैं, ये है, तो आई एम अंडरस्टैंडिंग, आई हैव रिस्पेक्ट, आई हैव ट्रस्ट, बट एट द सेम टाइम डिसिप्लिन्ड भी. तो बैलेंस हुआ ना. नो अटैचमेंट एंड नो एंगर, having both intact in every situation. तो एक मर्ज हो, सपोज आई एम वेरी लवफुल एंड आई एम नॉट लॉफुल, तो प्रभाव एक का पड़ता है. जैसे खाली मैं डिसिप्लिन्ड हूं तो लोग कहेंगे बहुत सीरियस है. तो एक पर्सनालिटी दिखाई देती है, लेकिन बैलेंस्ड पर्सनालिटी. I want to enforce discipline, I will enforce discipline, लेकिन I will understand also the situation. ये भी नहीं कि मैं बस बोला ना 8 बजे आना है मतलब 8 बजे आना है, चाहे कुछ भी हो जाए. कहीं कुछ ऐसी प्रॉब्लम है तो आई एम एबल टू अंडरस्टैंड. तो लवफुल भी है और लॉफुल भी. तो इसलिए बाबा कहते एक मर्ज हो, दूसरा इमर्ज होता है तो प्रभाव एक का पड़ता है. इसलिए हैविंग बोथ इंटैक्ट इन एवरी सिचुएशन. जैसे शक्तियों का चित्र है, देवियों का जो चित्र होता है आप सभी ने देखा होगा, उसमें क्या दिखाते हैं, एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में ब्लेसिंग देते हुए. अच्छा, हम बहनें बहुत स्वीट लगती है ना आपको, बहुत प्यार से बोलती है, आई थिंक सो, ये आपको लगता होगा. अच्छा ठीक है. अच्छा, अगर हम आंखें दिखाए आपको, अभी थोड़ा सा जोर से बोल दे, क्या कहेंगे आप. थोड़ा सा जोर से बोला हमने, सिर्फ थोड़ा सा, चलेगा. थोड़ा स्ट्रांगली बोल दिया, हरीश भाई चुप बैठ जाओ, स्ट्रांगली बोल दिया, थोड़ा सा ही स्ट्रांगली बोला. जरा सी बात पे गुस्सा खाती है. कमलेश बहन, आप ना दूसरों को थोड़ा जवाब देने दो. आप तो बाबा के पुराने बच्चे हो ना, आपको नहीं पूछा. तो थोड़ा सा मैंने स्ट्रांगली बोला. दीदी, अगर कर्म का मरम पता है ना, जिससे प्यार है उसका पता है कि वो डांट भी रहा है तो इसमें जरूर मेरी कोई भलाई छुपी हुई है, तो बुरा नहीं लगेगा. तो वो अभी आपका स्टेबल माइंड है ना, इसलिए. तो क्या होता है, वी डोंट लाइक. अब देवियों के चित्र को, कहने का भाव था देवियों के चित्र की पूजा क्यों की फिर आपने. वो भी तो बड़ी स्ट्रांग थी, हाथ में तलवार दिखा रहे, हमने तो खाली आंख ही दिखाई, उनको तो तलवार दिखाई, फिर भी हम उसकी पूजा करते. एक्चुअली लिटरली ऐसी कोई पिक्चर होता नहीं जिसमें तलवार हो और ब्लेसिंग्स हो. ये सिंबॉलिक है.
souls who have been doing this effort of being loveful and lawful, ये दोनों का बैलेंस हमने किया, उसका सिंबल देवियों के चित्र है। तो स्नेही भी और शक्ति रूप भी, लवफुल एंड लॉफुल का एग्जाम्पल वो देवियों का चित्र है। इसी तरह तो इसलिए तुमने प्रैक्टिकल में किया है तभी तो चित्र बना है। इसी तरह धर्म और कर्म, तो लोग दोनों को अलग, ऐसे जैसे धर्म और कर्म दोनों का सहयोग बताते हो, धर्म भी और कर्म भी, हम ये बताते हैं ना कि बी एक्शन भी करो लेकिन धर्म भी हो, उसमें इम्बाइबमेंट भी हो वर्च्यूज का। धर्म भी और कर्म भी, लोग दोनों को अलग करते हैं। कर्म करते समय कर्म में लग जाते और धारणा पूरी नहीं होती, तो इसको क्या कहा जाएगा? वी एम्फसाइज द बैलेंस ऑफ बोथ। कर्म भी करो, योग भी हो, कर्म भी करो, धर्म भी हो। लोग दोनों को अलग बताते हैं। दुनिया में क्या मानते हैं कि कर्म अलग हो सकता है, कर्म में धर्म नहीं आ सकता और धर्म में कर्म नहीं आ सकता है, और हम दोनों का इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन ऑफ वैल्यूज इन एक्शन इज कॉल्ड कर्म एंड धर्म। इंटीग्रेशन ऑफ वैल्यूज, कर्म में धारणा हो। ऐसा भी नहीं कि जब कर्म समाप्त हो तब धारणा स्मृति में आती है। अब मैंने आपसे जो मैंने बोल तो दिया, जो बोलने का कर्म कर दिया, फिर बाद में मुझे याद आया, अरे मैंने जोर से क्यों बोला, आई शुड हैव स्पोकन सॉफ्टली, आई कुड हैव डन इट। तो कर्म करने के बाद धारणा आना इज नॉट कॉल्ड कर्म। कर्म एंड धर्म का बैलेंस, कर्म के समय वो धारणा याद आए, when I am doing actions, उस समय मुझे याद आए, I should have been soft, I could have been soft, I could have been little low, I would have, even if I would have not reacted, would have been done. When I am doing the action, that time I should have that smriti. इसको कहेंगे integration of values in action. तो अपने आप से पूछो, धर्म और कर्म अर्थात धारणाएं और कर्म दोनों की समानता रहती है? वह कर्म करते भूल जाते हैं, और जब कर्म समाप्त होता है तब धारणा स्मृति में आती है। जब कर्म कंप्लीट होता है फिर याद आता है, अरे ऐसा नहीं, ऐसा करना चाहिए। लोगों ने क्या दिस इज इसी को, या जब धारणा भारी है तब कर्म हल्का हो जाता है। एंड व्हेन, जब हम सोचते हैं, अभी ज्ञान सुन रहे हैं ना कि बहुत शांति से रहना चाहिए, डिटैच्ड होना चाहिए, लविंग होना चाहिए, अब लगता है कि अभी छोड़ो ना, करने दो उसको, जो कितना गलती करता है, मुझे कुछ नहीं बोलना है। इसको भी क्या कहेंगे? बैलेंस्ड कहेंगे। उसको जो करना है करो, मैं अभी मेडिटेशन से उठी हूँ, मुझे अब ना जो कुछ नहीं बोलना है, जितना हल्ला मचाना है मचाने का। Can we say it is a balanced attitude? मतलब जिस हर एक्शन में बैलेंस्ड, चाहे मैं अभी मेडिटेशन से उठी हूँ, आई एम क्वाइट, इट्स नॉट दैट आई वोंट टेल देम, आई वोंट रिएक्ट, दैट इज ओके, बट आई वोंट टेल देम, दैट इज रॉन्ग। वी आर नॉट सेइंग कि डोंट टेल, वी आर सेइंग डोंट रिएक्ट। बोलना भी होगा आपको कि प्लीज थोड़ा ध्यान रखो, लेकिन बोलने में रिएक्टिव मोड नहीं। तो इसको कहेंगे, तो बाबा कह रहे जब धारणा भारी है तो कर्म हल्का हो जाता है। मतलब जब इनकलकेशन, बहुत मेडिटेशन से उठे, अब मुझे एकदम शांति चाहिए, अब मुझे कर्म बहुत भारी होता है, हैवीनेस है। और जब कर्म भारी है तो धारणा नहीं है। नाउ एग्जाम्पल, तराजू का दोनों तरफ समान चलता है तब तराजू का मूल्य होता है।
होता है ना, वो जो वेइंग बैलेंस है, दोनों तरफ इक्वल चलता है तब उसकी वैल्यू है। अगर एक ज्यादा एक कम है तो हम नहीं लेंगे तब तक सब्जी। तो तराजू है बुद्धि, इंटेलेक्ट इज तराजू, द वेइंग स्केल। इंटेलेक्ट में भी जब एक चीज हैवी हो जाती है, दूसरा कम होता है, वहीं हमारी जजमेंट रॉन्ग हो जाती है। अगर आप अभी रिकॉल करो, कोई भी जजमेंट मैंने लिया, कहीं ना कहीं हम इम्बैलेंस थे, वो डिसीजंस हमारे ऑलवेज रॉन्ग हुए थे। तो इसलिए बाबा ने कहा, तो बुद्धि में दोनों बातों का बैलेंस ठीक रहे, इसको ही कहेंगे दिव्य बुद्धि, तेज बुद्धि, नहीं तो ऑर्डिनरी इंटेलेक्ट कहेंगे। तो साधारणता में समानता नहीं लानी है। इंटेलेक्ट भी साधारण, डिसीजन भी साधारण, इसमें इक्वालिटी नहीं लानी है। इंटेलेक्ट भी हाई, डिसीजन भी वेरी राइट, लेकिन श्रेष्ठता में समानता लानी है। इसको कहा जाता है धर्म आत्मा। जहाँ हर एक्शन में धर्म है, इम्बाइबिंग ऑफ द क्वालिटीज है, इसको कहेंगे धर्म आत्मा। इन एवरी एक्शन, धर्मात्मा कहो, महान आत्मा कहो, कर्मयोगी कहो, बात एक ही। नेक्स्ट, तो ये हो गया कर्म और धर्म, दूसरा बैलेंस। पहले था लवफुल एंड लॉफुल, और दूसरा है न्यारा भी और प्यारा भी, लविंग भी है और डिटैच्ड भी है। ऐसा भी नहीं, फॉर एग्जाम्पल नाउ यू आर सिटिंग इन विद अ कंपनी विथ योर फ्रेंड्स, नॉन वेज खाना है, परोसा है, अब आपने अच्छा सुना है ये सब चीज नहीं खाना, और आजकल अब आप कहेंगे कि नहीं नहीं मुझे ना ये सब नहीं खाना है, ये तो ऐसा है, ये तो वैसा, यू नो ऑल द नेगेटिव। अब देखो यू आर नॉट सिटिंग इन द कंपनी, रॉन्ग। न्यारा भी हो, you will be sitting, तो loving मतलब you are sitting in the company, you will give them company, न्यारा भी हो, at the same time detached भी, you won't eat it, I will give you company, but as far as eating part is concerned, I cannot eat। तो किया भी, कंपनी भी दी, तो न्यारा भी और प्यारा भी। अच्छा, नेक्स्ट बैलेंस, इसके बाद आता है एकांतवासी भी और साथ साथ रमणीकता भी उतनी हो। आइसोलेटेड नेचर एंड जॉली नेचर, एक कहाँ एकांतवासी कहाँ रमणीकता, शब्दों में तो बहुत अंतर है, लेकिन परफेक्शन में दोनों की समानता रहती है। जितना एकांतवासी उतनी रमणीकता। एकांत में रमणीकता गायब नहीं होनी चाहिए। जब हम थोड़ा अकेले रहते हैं ना, आइसोलेटेड टाइप, तब हमारी वो जॉली रमणीकता वाली जो नेचर है, जॉली नेचर गायब हो जाती है। जब दोनों में समान और साथ साथ रहे, आप जब रमणीकता में आते हो, व्हेन वी आर वेरी इन अ जॉली मूड, कोई एंटरटेनमेंट में अभी शो में गए हैं, बड़े जॉली मूड में है, अब उस जॉली मूड में आपको कहे कि एकदम चुप होकर मेडिटेटिव बन जाओ, पॉसिबल है? एकदम जॉली मूड चल रहा है, आपस में बहुत हंसी मजाक चल रहा है, उस समय कहो कि एकदम चुप होके, और उस समय नथिंग अबाउट दिस जॉली मूड शुड अफेक्ट माय माइंड, दिस इज कॉल्ड बीइंग आइसोलेटेड। तो आप जब अंतर्मुखता से नीचे आते हो, रमणीकता में आते हो, तो कहते हो अंतर्मुखता से नीचे आ गए, अब तो मैं ना बहुत डाउन हो गया। और जब अंतर्मुखता में आते हो तो कहते हो आज रमणीकता कैसे हो। अंतर्मुखता मतलब इंट्रोवर्टेडनेस, मतलब आइसोलेटेड नेचर। तो जब मैं इंट्रोवर्टेड में थी, आइसोलेटेड फीलिंग में थी, आई फील जॉली इज वेरी डिफिकल्ट, और जब जॉली में थी तब मैं कहती हूँ आइसोलेटेड इज वेरी डिफिकल्ट, रॉन्ग, क्रॉस। दोनों समान और साथ साथ रहे। अभी अभी अंतर्मुखता और अभी अभी एकांतवासी, अभी अभी रमणीकता। अगर मुझे अभी आपसे बात करनी है, फाइन, मैंने बात कर ली, और
अभी मैं कहूँ कि अगर मुझे एकदम मेडिटेटिव स्टेज में जाना, आई एम एबल टू गेट इट. दिस इज कॉल्ड समानता. लेकिन दोनों साथ साथ हो इसी तरह, तो वो तक कब हो सकता है? इसलिए हम जब टू मच चले जाएंगे ना, तो फिर आना बहुत मुश्किल होगा. तो इसलिए जब रमणीकता भी होती है तो एक लेवल तक हम जाते हैं, सो दैट इट बिकम्स इजी फॉर अस टू विद्रॉ. आज हम क्या करते पूरे दिन आवाज 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 में, तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू विद्रॉ. लेकिन अगर देखते हुए टीवी देख रहे हैं, अभी उस समय एकदम मेडिटेटिव स्टेज में, आपको लगता है कि ये मेरे को जरूरत नहीं है, आई कैन स्विच ऑफ माई, स्विच ऑफ स्विच ऑन करना, दिस इज कॉल्ड सेंसिबिलिटी. जैसे वो नहीं होता है, एक्सरसाइज करते हाथ ऊपर हाथ नीचे, क्यों करते हैं? ताकि जब जरूरत है तब नीचे कर सके, तब जरूरत है ऊपर कर सके. इसी तरह माइंड को स्विच ऑफ करना, स्विच ऑन करना, दिस इज कॉल्ड बैलेंस्ड माइंड. नेक्स्ट इज गंभीरता और मिलनसार, सीरियस नेचर एंड मिक्सिंग नेचर. ऐसे भी नहीं सिर्फ गंभीर मूर्त हो, मिलनसार अर्थात सर्व के संस्कार और स्वभाव से मिलने वाला. आई एम एबल टू मिक्स अप विथ ऑल काइंड ऑफ पर्सनैलिटीज, मिक्सिंग नेचर. गंभीरता का अर्थ यह नहीं कि मिलने से दूर हो. कोई भी बात अति में जाती है तो उसको तूफान कहा जाता है. एनीथिंग इन एक्सेस इज कॉल्ड अ स्टॉर्म. एक बात अति में हो, एक गुण तूफान मिसल हो, दूसरा मर्ज हो, तो अच्छा लगेगा? सिर्फ सीरियस हो तो व्हाट पीपल वुड से, बड़ा सीरियस नेचर का है, क्योंकि एक ही गुण को ज्यादा यूज कर रहा है. इट्स नॉट रॉन्ग बीइंग सीरियस, but when it is not balanced with mixing nature, it is a problem. तो बाबा कह रहे एक गुण तूफान मिसल हो और एक मर्ज हो तो अच्छा लगेगा? नहीं. तो ऐसे अपने में पावरफुल धारणा करनी, जैसे चाहो वहां अपने को टिका सको. ऐसे नहीं कि बुद्धि रूपी पांव टिक ना सके. बैलेंस ठीक ना होने के कारण टिक नहीं सकता. ये माइंड भी क्यों इधर उधर घूमता रहता है? क्योंकि बैलेंस नहीं है. तो बैलेंस ठीक नहीं होने के कारण टिक नहीं सकते. जैसे अभी ये टेबल है, टेबल में भी क्या होता है, अगर वो बैलेंस ठीक नहीं होता है तो गिरता रहता ना, हिलते जुलते रहते, कब कहाँ गिर जाते हैं. पैर में भी बैलेंस ठीक नहीं होता है तो वो हिलता रहता है. तो बुद्धि में भी ये बुद्धि की हलचल, तो कोई भी चीज हलचल कब करती है? जब बैलेंस. तो बुद्धि में भी हलचल का कारण समानता नहीं, अर्थात संपन्न नहीं. एक पानी है, इसमें गगरी में, पॉट में, वो छलकता कब है? कहावत है ना, अर्ध जल गगरी छलकत जरे. कम होता है तो वो आवाज करता है. कोई भी चीज अगर फुल हो तो उसके बीच में कभी हलचल नहीं हो सकती. हलचल तब मचती है जब कमी होती है, संपन्न नहीं होता है. तो ये बुद्धि में भी वेस्ट थॉट्स की हलचल तब मचती है जब फुल नहीं है, संपन्न नहीं है. दोनों में समानता रहे तो हलचल हो नहीं सकती. अगर फुल है बुद्धि तो उसमें हलचल नहीं होती है, क्योंकि कम है, थोड़ा सा ज्ञान है, पूरा ज्ञान नहीं है, तो हलचल होगी. इसलिए बुद्धि में जितना ज्ञान को फुल करते जाओगे तब कोई हलचल नहीं. अभी ये क्वेश्चंस भी क्यों अराइज होते हैं? क्योंकि आधा ज्ञान है, इसलिए बार बार क्वेश्चन पूछना होता है. जैसे जैसे आप मुरली सुनते जाओगे पूरा कंप्लीट पिक्चर आता जाएगा, आपके क्वेश्चन समाप्त. तो दोनों में संपन्न व समाप्त हो तो हलचल हो नहीं सकती. अपने आप को किसी भी हलचल से बचाने के लिए संपूर्ण बनते जाओ. चंद्रमा भी जब 16 कला संपूर्ण हो जाता है तो अपनी तरफ आकर्षित करता है.
और जब कम होता है तो किसका अटेंशन नहीं जाता, और जब परफेक्ट कंप्लीट हो जाता है तो ना चाहते भी अटेंशन जाता है। संपूर्णता में प्रभाव की शक्ति होती है, तो जितना कंप्लीट होगा वो अट्रैक्टिव होगा, इसी तरह जितना परफेक्ट होगा वो इफेक्टिव होगा। द मोर यू आर परफेक्ट द मोर यू आर इफेक्टिव। तो प्रभावशाली बनने के लिए क्या करना पड़े, संपन्न बनना पड़े। तो अगर बैलेंस ठीक नहीं होता है, जैसे कोई का बच्चे का भी बैलेंस ठीक नहीं होता है, जो हिलने जुलने का वो खेल खेलते हैं, जैसे किसी का ना पैर का बैलेंस नहीं है, उस समय वो जो हिलता जुलता है उसको देख के दूसरे को थोड़ी हंसी आएगी ना, देखो कैसे चलता है। तो आप भी जैसे कोई अपने तो हिलने जुलने का जो खेल करते हो वो साक्षी हो, देखो तो अपने ऊपर बड़ी हंसी आएगी। जब हम इम्बैलेंस्ड होते हैं, द वे वी टॉक, इम्बैलेंस्ड का मतलब आई एम जस्ट इन वन इमोशन, बहुत लवफुल हूँ बस, नथिंग, दैट टाइम देयर इज नो लवफुल। उस समय अपने आप को देखो, द वे वी एक्टेड, या बहुत स्ट्रिक्ट टू वन साइड, जस्ट रिकॉल दोज मोमेंट्स, कैसे लगेगा, अच्छा लगेगा उस समय हमने जो जो बोला, जो जो किया। इम्बैलेंस्ड अपने तो जैसे कोई पूरे होश में नहीं होता है तो उसकी चलन देख हंसी आती है ना, कोई होश में नहीं होता है। इसी तरह जब माया भी थोड़ा बहुत बेहोश कर देती है, अपनी श्रेष्ठ स्मृति का होश गायब कर देती है, उस समय चाल कैसे होती है, वह नजारा सामने आता है। तो वैसे कोई भी माया मतलब नेगेटिविटी, when it overpowers us and I become imbalanced, उस समय अपनी चाल देखो। एनी इम्बैलेंस्ड चाल क्या नॉर्मल चाल माना जाएगा? पैर एक तरफ लुढ़का हुआ है, इट्स इंक्लाइंड, इट्स नेवर अ नॉर्मल वॉकिंग। तो बुद्धि भी एक इमोशन में जकड़ी हुई है, नो नॉर्मल। तो बाप दादा क्या देखना चाहते, उस समय अगर साक्षी हो अपने आप को देखो तो बड़ी हंसी आएगी। बाप दादा साक्षी होकर ये खेल देखते हैं, बाबा ऊपर से। तो बाबा क्या देखना चाहते हैं उसको भी तुम जानते हो, तो जब जानते हो मानते हो फिर चलते क्यों नहीं हो? जैसे 3 कोना, एक टेबल का 3 कोना ठीक है, एक कोना ठीक नहीं है, तो क्या होगा, वो हिलता जुलता रहेगा ना टेबल। इसी तरह जानते भी है, मानते भी है, वर्णन भी करते हैं, लेकिन कुछ चलते हैं कुछ नहीं चलते, तो चौथा कोने में प्रॉब्लम है, इसलिए वो हिलता जुलता है। तो अब क्या करना पड़े, बैलेंस ठीक रखो। अच्छा, ओम शांति। अपने आप को देखो, आज रिकॉल करो अपने आज के दिन, चलो कल के दिन रिव्यू करो अपने आप को और देखो पूरे दिन कहाँ मेरा बैलेंस ठीक नहीं रहा। सो अ शॉर्ट मेडिटेशन विल डू। सभी एकदम फ्री कर दे अपने आप को, नोटबुक पेन से भी फ्री। अब अपने आप को देखो, आज कल कितनी बार मैं इम्बैलेंस हुआ। ऑल द 6 बैलेंसेस चेक करो। Was I sometimes very loveful? Or sometimes I became very strict? सबके साथ अपने बिहेवियर को देखे। बिहेवियर चाहे फिजिकल चाहे मेंटली,
anywhere I became aggressive or I was affected by someone's praise, जिसमें I became I had a very special corner for that soul. Check these balances. इस इमोशंस को देखें पूरे दिन में. हाउ डू आई फील? ज़्यादा मुझे प्रेज का इफेक्ट हो गया, ज़्यादा मुझे एंगर, क्रोध आ गया, चाहे मैंने फिजिकली एक्सप्रेस नहीं भी किया, बट इंटरनली आई नो माई सेल्फ वेरी वेल. I have to understand. बहुत ज़्यादा हंसी मजाक में चले गए, बहुत ज़्यादा सीरियस हो गए. सारे बैलेंसेस कल के दिन का चेक करो और अब आज के लिए स्वयं ही एक प्रॉमिस करें कि अब मेरा बैलेंस, मुझे कहाँ कहाँ मुझे बैलेंस करके चलना है. ओम शांति.